अध्याय 16 रहस्यमय तहखाना। रॉन ने अगले दिन नाश्ते के समय आह भरते हुए कहा, हम कितनी बार उस बाथरूम में गए थे और वह सिर्फ 3 टॉयलेट दूर थी। तब हम उससे आसानी से पूछ सकते थे, परंतु अब मक्खियों की तलाश करना उनके लिए जितना मुश्किल था, उससे ज्यादा मुश्किल था मायूस मीना से कुछ पूछना। यह लगभग असंभव था कि वे टीचर्स की नजरें बचाकर इतनी देर तक गायब रहें ताकि लड़कियों के बाथरूम में चोरी छुपे घुस सकें, खास तौर पर लड़कियों के उस बाथरूम में जिसके पास पहले हमला हुआ था। बहरहाल उनकी पहली क्लास यानी रूप परिवर्तन की क्लास में एक ऐसी घटना हुई जिससे कई सप्ताह में पहली बार उनके दिमाग में रहस्यमय तहखाने का विचार निकल गया। क्लास में आने के 10 मिनट बाद प्रोफेसर मैकगोनागल ने उन्हें बताया कि उनकी परीक्षाएं 1 हफ्ते बाद 1 जून से शुरू होंगी। परीक्षाएं? सीमस फिनिगन चीखा। हमें इस माहौल में भी परीक्षा देनी पड़ेगी? हैरी के पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। नेविल लॉन्गबॉटम की छड़ी फिसल कर गिर गई थी, जिससे उसकी टेबल का एक पैर गायब हो गया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपनी छड़ी घुमाकर उसे वापस ठीक किया और त्योरियां चढ़ाकर फिनिगन की तरफ मुड़ी। उन्होंने गंभीरता से कहा, ऐसे माहौल में भी स्कूल को खुला रखने का मकसद यही है कि आपको शिक्षा मिल सके, इसलिए परीक्षाएं जैसी होती हैं वैसी ही होंगी, और मुझे विश्वास है कि आप सब इन दिनों रिवीजन कर रहे होंगे। रिवीजन? हैरी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे माहौल में हॉगवर्ट्स में परीक्षाएं हो सकती थीं। कमरे में चारों तरफ विद्रोह भरी फुसफुसाहट होने लगी, जिससे प्रोफेसर मैकगोनागल की त्योरियां और गहरी हो गई। वे बोली, प्रोफेसर डंबलडोर के निर्देश थे कि स्कूल को यथासंभव सामान्य ढंग से चलाया जाए, और शायद मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें यह पता लगाना भी शामिल है कि इस साल आपने कितना सीखा। हैरी ने सफेद खरगोशों की जोड़ी की तरफ देखा, जिसे उसे चप्पलों में बदलना था। उसने इस साल अब तक क्या सीखा था? वह किसी ऐसी चीज के बारे में नहीं सोच पा रहा था जो परीक्षा में उपयोगी साबित हो। रॉन की शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उससे हमेशा के लिए अंधेरे जंगल में जाकर रहने के लिए कहा गया हो। जरा सोचो तो सही, इस टूटी हुई छड़ी से किस तरह परीक्षा दूंगा? उसने हैरी को अपनी छड़ी दिखाते हुए कहा, जो इस समय जोर से सीटी बजाने लगी थी। परीक्षा शुरू होने के 3 दिन पहले प्रोफेसर मैकगोनागल ने नाश्ते के समय एक और घोषणा की। मेरे पास एक अच्छी खबर है, वे बोली। यह सुनते ही बड़े हॉल में खामोशी छाने के बजाय अटकलें सुनाई देने लगी। कुछ विद्यार्थी खुशी से चिल्लाए, डंबलडोर वापस आ रहे हैं। चीलघाट की टेबल पर बैठी एक लड़की बोली, आपने नागशक्ति के वारिस को पकड़ लिया। वुड रोमांचित होकर चीखा, क्विडिच मैच अब फिर से शुरू हो सकते हैं। जब कोलाहल शांत हो गया तो प्रोफेसर मैकगोनागल बोली, प्रोफेसर स्प्राउट ने मुझे ये खबर दी है कि मंत्र कवच अब कटाई के लिए तैयार हैं। जिन लोगों को बेजान किया गया है, आज रात को हम उन्हें दोबारा होश में ले आएंगे। मुझे आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि शायद उनमें से कोई हमें यह बता देगा कि उस पर किस आदमी या चीज ने हमला किया था। मुझे आशा है कि इस भयानक वर्ष का अंत सुखद होगा और हम अपराधी को पकड़ लेंगे। खुशी का धमाका हो गया। हैरी ने नागशक्ति की टेबल की तरफ देखा। उसे यह देखकर हैरानी नहीं हुई कि ड्रैको मैलफॉय खुशियां नहीं मना रहा था। बहरहाल रॉन कई दिनों बाद काफी खुश दिख रहा था। उसने हैरी से कहा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मीना से नहीं पूछ पाए। जब हरमाइनी होश में आएगी तो शायद उसके पास सारे जवाब होंगे। देखना, वह यह सुनकर पागल हो जाएगी कि परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 3 दिन का समय बाकी है। उसने रिवीजन जो नहीं किया है, मेरे ख्याल से उस पर दया करते हुए उसे परीक्षा खत्म होने तक बेजान ही रखना चाहिए। तभी जिनी वीसली आई और रॉन के बगल में बैठ गई। वह तनावग्रस्त और घबराई दिख रही थी। हैरी ने देखा कि उसके हाथ उसकी गोदी में आपस में बंधे थे। रॉन ने अपनी प्लेट में थोड़ा सा और दलिया डालते हुए पूछा, क्या हुआ? जिनी ने कुछ नहीं कहा, पर उसने ग्राउंडवाक की टेबल पर चारों तरफ नजरें घुमाई। उसके चेहरे पर डर के भाव को देखकर हैरी को किसी की याद आई। हालांकि वह ये याद नहीं कर पा रहा था कि जिनी को देखकर उसे किसकी याद आ रही थी। रॉन ने उसे देखते हुए कहा, जो भी बात हो कह डालो। हैरी को अचानक एहसास हुआ कि जिनी किसकी जैसी लग रही थी। वह अपनी कुर्सी पर आगे पीछे हिल रही थी, ठीक उसी तरह जिस तरह डॉबी तब करता था जब वह कोई बहुत गोपनीय बात कहने वाला होता था। मुझे तुमसे कुछ कहना है, जिनी बुदबुदाई। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वह हैरी की तरफ ना देखे। हैरी ने पूछा, क्या बात है? जिनी को देखकर ऐसा लगा जैसे उसे सही शब्द नहीं मिल पा रहे हो। रॉन बोला, क्या? जिनी ने अपना मुंह खोला, परंतु उसके गले से आवाज नहीं निकली। हैरी आगे झुका और शांति से बोला, ताकि सिर्फ जिनी और रॉन ही उसकी बात सुन सके।
क्या तुम रहस्यमय तहखाने के बारे में कुछ कहना चाहती हो? क्या तुमने कुछ देखा है? कोई अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है। जिनी ने गहरी सांस खींची, परंतु ठीक उसी समय थका और पीला दिख रहा पर्सी वीजली उनके पास आ गया। जिनी, अगर तुमने खाना खत्म कर लिया हो तो मैं तुम्हारी कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मैं अपनी पहरेदारी की ड्यूटी खत्म करके सीधा चला आ रहा हूँ। जिनी ऐसे उछली जैसे अचानक उसकी कुर्सी में करंट फैल गया हो। उसने पर्सी की तरफ एक दहशत बड़ी उड़ती निगाह डाली और भागकर चली गई। पर्सी धम्म से बैठ गया और उसने टेबल से एक मग उठा लिया। रॉन गुस्से में बोला, पर्सी, जिनी अभी हमें कुछ बताने वाली थी। चाय का आधा घूंट पीने के बीच में ही पर्सी को ठसका लग गया। उसने खांसते हुए पूछा, किस तरह की बात? मैंने उससे पूछा था कि क्या उसने कोई अजीब चीज देखी थी और वह कुछ बताने ही वाली थी। पर्सी तत्काल बोला, अरे वह, उसका रहस्यमय तहखाने से कोई लेना देना नहीं है। रॉन ने अपनी भ्रुकुटी चढ़ाकर कहा, तुम्हें कैसे मालूम? देखो, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो जिनी ने एक दिन मुझे देख लिया था जब मैं खैर छोड़ो। मुद्दे की बात यह है कि उसने मुझे कुछ करते देख लिया था और मैंने उससे कहा था कि वह उसका जिक्र किसी से ना करे। मुझे लग रहा था कि वह अपना वादा नहीं तोड़ेगी। कोई खास बात नहीं है, सचमुच मैं तो बस थोड़ा सा। हैरी ने पर्सी को कभी इतना परेशान और व्यग्र नहीं देखा था। रॉन ने दांत दिखाते हुए पूछा, तुम क्या कर रहे थे पर्सी? चलो भी बता भी दो, हम नहीं हंसेंगे। परंतु इसके जवाब में पर्सी नहीं मुस्कुराया। मेरी तरफ रोल बढ़ा देना हैरी, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। हैरी जानता था कि कल पूरी गुत्थी बिना उसकी मदद के सुलझ जाएगी, परंतु उसके बावजूद वह तैयार था कि अगर उसे मौका मिला तो वह मायूस मीना से बात करने का अवसर नहीं गंवाएगा। और उसे यह देखकर खुशी हुई कि दोपहर के पहले ही उसे यह मौका मिल गया। यह तब हुआ जब गिल्डरॉय लॉकहार्ट विद्यार्थियों को जादू का इतिहास की कक्षा में ले जा रहे थे। लॉकहार्ट ने उन्हें कई बार आश्वस्त किया कि अब खतरा गुजर चुका है और वे हर बार गलत साबित हुए थे, परंतु इस बार उन्हें सचमुच यकीन था कि विद्यार्थियों को गलियारे से सुरक्षित पहुंचाने का झंझट उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। आज उनके बाल हमेशा की तरह चिकने नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे रात को बहुत देर तक सोए नहीं थे और चौथी मंजिल पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने एक मोड़ पर मुड़ते हुए कहा, मेरे शब्दों को अच्छी तरह से सुन लो। बेजान लोग जब होश में आएंगे तो उनके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द यही होंगे, यह हैग्रिड ने किया है। सच कहूं तो मैं हैरान हूं कि प्रोफेसर मैगोनिगल इन सब सुरक्षा प्रबंधों को जरूरी क्यों मानती हैं। मैं आपसे सहमत हूं सर, हैरी ने कहा। उसकी बात सुनकर रॉन ने हैरानी में अपनी किताबें गिरा दी। धन्यवाद हैरी, लॉकहार्ट ने शालीनता से कहा जब उन्होंने मेहनतकश हाउस के विद्यार्थियों की लंबी लाइन के गुजर जाने का इंतजार किया। मेरा मतलब है, हम टीचर्स के पास विद्यार्थियों को उनकी क्लास तक पहुंचाने और सारी रात गश्त करने के अलावा भी बहुत से काम होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रॉन भी अब हैरी की बात का मतलब समझ गया था। आप हमें यही क्यों नहीं छोड़ देते सर? हमें अब बस सिर्फ एक और गलियारा ही तो पार करना है। लॉकहार्ट बोले, तुम ठीक कह रहे हो वीजली। मैं सोचता हूँ कि मुझे यही करना चाहिए। मुझे जाकर अगली क्लास की तैयारी भी तो करनी है। और वे जल्दी से चल दिए। क्लास की तैयारी? रॉन ने उनके पीछे व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, इस बात की ज्यादा संभावना है कि वे अपने बाल संवारने गए होंगे। हैरी और रॉन ने गरुड़द्वार के बाकी विद्यार्थियों को अपने से आगे जाने दिया। फिर उन्होंने बगल वाले गलियारे में दौड़ लगा दी और तेजी से मायूस मीना के बाथरूम की तरफ चल दिए। परंतु जब वे अपनी शानदार योजना की सफलता पर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, तभी पॉटर, वीजली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वहां पर प्रोफेसर मैगोनिगल खड़ी थी और उनका मुंह इस समय बहुत ज्यादा पतला दिख रहा था। हम लोग, रॉन अटकते हुए बोला, हम लोग जा रहे थे हरमाइनी को देखने, हैरी ने कहा। रॉन और प्रोफेसर मैगोनिगल दोनों उसे घूरने लगे। उसे देखे हुए बहुत लंबा समय हो गया है प्रोफेसर। हैरी ने जल्दी से बात को आगे बढ़ाई और रॉन के पैर पर चढ़ गया। और हम सोच रहे थे कि हम अस्पताल में किसी न किसी तरह घुस जाएंगे और उसे बताएंगे कि मंत्र कवच लगभग तैयार है और अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रोफेसर मैगोनिगल अब भी उसकी तरफ घूर रही थी। एक पल के लिए तो हैरी को लगा कि वे गुस्सा होने वाली है, परंतु जब वे बोली तो उनकी आवाज भर्रा रही थी। जाहिर है, उन्होंने कहा। हैरी ने आश्चर्य से देखा कि उनके मनकेदार आंखों से एक आंसू टपक रहा था। जाहिर है, मैं समझती हूँ कि यह उनके दोस्तों के लिए सबसे मुश्किल समय है जिन्हें बेजान मैं अच्छी तरह समझती हूँ। हाँ पॉटर, निश्चित रूप से तुम मिस ग्रेंजर से मिलने जा सकते हो। मैं प्रोफेसर बिन्स को बता दूंगी कि तुम कहाँ गए हो।
मैडम प्रॉम्प्टरी से कह देना कि मैंने तुम्हें इजाज़त दे दी है। हैरी और रॉन चल पड़े। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे सजा से बच गए। जब वे मोड़ पर मुड़े तो उन्हें प्रोफेसर मैगोनिगल के नाक सिकुड़ने की आवाज़ सुनाई दी। रॉन ने गर्मजोशी से कहा, यह तुम्हारे द्वारा अब तक की गढ़ी गई सबसे बढ़िया कहानी थी। उनके पास अब और कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वे अस्पताल जाएं और मैडम प्रॉम्प्टरी को बताएं कि प्रोफेसर मैगोनिगल ने उन्हें हरमाइनी से मिलने की इजाज़त दे दी थी। मैडम प्रॉम्प्टरी ने उन्हें अंदर तो जाने दिया, परंतु अनिच्छा से। किसी बेजान व्यक्ति से बात करने का कोई फायदा नहीं है, वे बोली, और उन दोनों को यह स्वीकार करना पड़ा कि वे सही थी। वे हरमाइनी के पास बैठ गए। यह साफ था कि हरमाइनी को जरा भी आभास नहीं था कि कोई उससे मिलने आया था। अगर हरमाइनी को तसल्ली देने की बजाय उन्होंने इसके सिरहाने के पास रखे कैबिनेट से भी कहा होता कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हरमाइनी के सख्त चेहरे को दुखी होकर देखते हुए रॉन बोला, मैं सोच रहा हूँ कि क्या उसने हमलावर को देखा होगा, क्योंकि अगर वह चुपचाप चोरी से उसके पास पहुंचा होगा तो उसे कैसे पता चला होगा। परंतु हैरी हरमाइनी के चेहरे की तरफ नहीं देख रहा था। वह उसके दाएं हाथ में ज्यादा रुचि ले रहा था। हरमाइनी का हाथ उसके कंबल के ऊपर रखा था और उसकी मुट्ठी बंधी हुई थी। हैरी ने पास झुककर देखा कि हरमाइनी ने अपनी मुट्ठी में एक मुड़े हुए कागज को कसकर पकड़ रखा था। यह तसल्ली करने के बाद कि मैडम प्रॉम्प्टरी आसपास नहीं है, उसने यह बात रॉन को बताई। उसे बाहर निकालने की कोशिश करो, रॉन फुसफुसाया और उसने अपनी कुर्सी सरका ली ताकि मैडम प्रॉम्प्टरी हैरी को ना देख पाए। यह आसान काम नहीं था। हरमाइनी ने कागज को मुट्ठी में इतनी कसकर पकड़ के रखा था कि हैरी को यकीन था कि यह फट जाएगा। जब रॉन पहरा दे रहा था तो हैरी ने कागज को खींचा और मरोड़ा और आखिरकार तनाव भरे कई क्षणों के बाद कागज बाहर निकल ही आया। यह कागज लाइब्रेरी की एक बहुत पुरानी किताब में से फाड़ा गया था। हैरी ने उसे उत्सुकता से सीधा किया और रॉन करीब आ गया ताकि वह भी इसे पढ़ सके। हमारी धरती पर पाए जाने वाले भयानक जानवरों में सबसे अजीब और खतरनाक जानवर है काल दृष्टि, जिसे सर्प सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। यह दैत्याकार सांप सैकड़ों साल जीता है। यह मुर्गी के अंडे से तब पैदा होता है जब इसे मेंढक के नीचे सेया जाता है। अपने शिकार को मारने के इसके तरीके बहुत अजीब हैं, क्योंकि घातक जहरीले दांतों के अलावा काल दृष्टि की निगाह भी मारक होती है और उसकी आंखों में देखने वाला तत्काल मर जाता है। मकड़ियां काल दृष्टि से दूर भागती हैं क्योंकि यह उनका मारक शत्रु है। काल दृष्टि सिर्फ मुर्गे की आवाज से दूर भागता है क्योंकि वह इसके लिए घातक होती हैं। और इन पंक्तियों के नीचे एक अकेला शब्द लिखा हुआ था जिसे देखते ही हैरी पहचान गया कि इसे हरमाइनी ने लिखा था, पाइप्स। ऐसा लगा जैसे किसी ने हैरी के दिमाग की बत्तियां जला दी हों। वह रोमांचित होकर बोला, रॉन, अब भेद खुल गया। यह रहा जवाब। तहखाने में जो भयानक जानवर है वह काल दृष्टि है, एक विशाल सांप। इसी वजह से मैं उसकी आवाज सुन सकता हूँ और दूसरा कोई नहीं सुन सकता। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं सर्पभाषी हूँ। हैरी ने अपने चारों तरफ लगे बिस्तर की तरफ देखा। काल दृष्टि की आंख में देखने वाला मर जाता है, परंतु कोई भी नहीं मरा क्योंकि किसी ने भी सीधे उसकी आंख में नहीं देखा। कॉलिन ने उसे अपने कैमरे से देखा। काल दृष्टि ने इसके अंदर की पूरी रील को जला डाला, परंतु कॉलिन सिर्फ बेजान हुआ। जस्टिन ने काल दृष्टि को लगभग सिरकटे निक के आर पार देखा होगा। निक पर दृष्टि का पूरा प्रभाव पड़ा, परंतु वह दोबारा कैसे मर सकता था। और हरमाइनी तथा चीलघाट के प्रीफेक्ट के पास शीशा था। हरमाइनी को उसी समय पता चल गया था कि भयानक जानवर काल दृष्टि था। मैं शर्त लगाता हूँ कि उसने प्रीफेक्ट को चेतावनी दी होगी कि मोड़ मुड़ने से पहले वह शीशे में देखे, और उस लड़की ने अपना शीशा बाहर निकाला होगा। और रॉन का जबड़ा लटक गया। उसने उत्सुकता से फुसफुसाते हुए पूछा, और मिसेस नॉरिस? हैरी ने थोड़ी देर सोचा और हैलोवीन की रात के दृश्य को याद किया। पानी, उसने धीमे से कहा। मायूस मीना के बाथरूम से पानी की बाढ़ बाहर निकल रही थी। मैं शर्त लगाता हूँ कि मिसेस नॉरिस ने सिर्फ उसकी परछाई देखी होगी। उसने अपने हाथ में रखे कागज को ध्यान से देखा। वह उसे जितना देखता था उसे उतनी ही ज्यादा समझदारी नजर आती थी। काल दृष्टि सिर्फ मुर्गी की आवाज से दूर भागता है क्योंकि यह इसके लिए घातक होती है। उसने जोर से पढ़ा। हैग्रिड के मुर्गों को किसी ने मार डाला। नागशक्ति का वारिस नहीं चाहता था कि जब तहखाना खुले तो एक भी मुर्गा महल के आसपास रहे। मकड़ियां काल दृष्टि से दूर भागती है। यह सब पूरी तरह से फिट बैठ रहा है, रॉन ने पूछा। परंतु काल दृष्टि महल के चारों तरफ कैसे घूमता है? एक गंदा विशाल सांप, किसी को भी वह नजर क्यों नहीं आता? बहरहाल हैरी उस शब्द की तरफ इशारा कर रहा था जिसे हरमाइनी ने कागज के निचले हिस्से पर लिखा था,
पाइप्स, उसने कहा। पाइप्स रॉन? वह पाइप में घूमता था, तभी तो मुझे दीवारों के भीतर से उसकी आवाज सुनाई देती थी। रॉन ने अचानक हैरी की बाहें पकड़ ली। उसने भारी आवाज में कहा, रहस्यमय तहखाने का प्रवेश द्वार। कहीं ये बाथरूम तो नहीं? कहीं ये मायूस मीना का बाथरूम तो नहीं? हैरी बोला। वे वहां बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका रोम रोम रोमांचित हो गया हो। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे सब कुछ जान गए थे। हैरी बोला, इसका मतलब यह है कि इस समय स्कूल में सिर्फ मैं ही सर्वभाषा नहीं बोल सकता, नागशक्ति का वारिस भी बोल सकता है। इसी तरह वह काल दृष्टि को नियंत्रित करता होगा। रॉन की आंखों में चमक थी। उसने पूछा, अब हम क्या करें? सीधे मैगोनिकल के पास चले? हैरी ने उछलकर खड़े होते हुए कहा, हम स्टाफ रूम में चलते हैं। वे वहां पर 10 मिनट में आ जाएंगी। छुट्टी होने ही वाली है। वे नीचे की मंजिल की तरफ भागे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें किसी और गलियारे में पकड़ा जाए, इसलिए वे सीधे वीरान स्टाफ रूम में चल दिए। यह एक बड़ा कमरा था जिसमें गहरे रंग की लकड़ी की कुर्सियां भरी थीं। हैरी और रॉन चारों तरफ चहलकदमी करते रहे। वे इतने रोमांचित थे कि उनसे बैठा नहीं जा रहा था, परंतु छुट्टी का संकेत देने वाली घंटी कभी बजी ही नहीं। इसके बजाय गलियारे में प्रोफेसर मैगोनिगल की आवाज गूंजी, जो जादू से बहुत तेज हो गई थी। सभी विद्यार्थी तत्काल अपने अपने हाउस के हॉल में पहुंचे। सभी टीचर्स स्टाफ रूम में पहुंचे तत्काल। रॉन ने घूमकर हैरी को देखा। कहीं एक और हमला तो नहीं हुआ है? इस समय दहशत में आते हुए रॉन ने पूछा। हम क्या करें? वापस हॉल में चलें? नहीं, हैरी ने चारों तरफ देखते हुए कहा। उसकी बाईं तरफ एक बदसूरत सा वार्डरोब था जिसमें टीचर्स के चोगे भरे हुए थे। इसके अंदर छुप जाते हैं। पहले हम सुन तो लें कि क्या हुआ, फिर हम उन्हें बता देंगे कि हमें क्या पता चला है। उन्होंने खुद को वार्डरोब में छुपा लिया। उन्हें ऊपर से सैकड़ों कदमों की चलने की आवाजें आ रही थीं। स्टाफ रूम का दरवाजा बार बार खुलता जा रहा था। चोगों की तह के बीच में से उन्हें टीचर्स को कमरे में आते देखा। उनमें से कई हैरान थे और कई डरे हुए। फिर प्रोफेसर मैगोनिगल आई। उन्होंने स्टाफ रूम में एकत्रित खामोश टीचर्स को बताया। जिसका डर था वही हुआ। भयानक जानवर एक विद्यार्थी को उठाकर ले गया है, सीधे अपने तहखाने में। प्रोफेसर फिल्टविक की चीख निकल गई। प्रोफेसर स्प्राउट ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। स्नेप ने कुर्सी की पीठ को बहुत कसकर पकड़ा और पूछा, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? प्रोफेसर मैगोनिगल, जिनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, बोली, नागशक्ति के वारिस ने एक और संदेश छोड़ा है, पहले वाले संदेश के ठीक नीचे। उसका कंकाल हमेशा के लिए तहखाने में सड़ता रहेगा। प्रोफेसर फिल्टविक आंसुओं में डूब गए। कमजोर घुटनों के कारण मैडम हूच ने एक कुर्सी पर गिरते हुए पूछा, भयानक जानवर कैसे उठाकर ले गया है? जिनी वीजली को, प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा। हैरी ने महसूस किया कि यह सुनकर रॉन बिना आवाज किए फिसला और वार्डरोब के फर्श पर गिर गया। प्रोफेसर मैगोनिगल बोली, हमें सभी विद्यार्थियों को कल ही घर भेजना होगा। अब हॉगवर्ट्स बंद हो जाएगा। डंबलडोर हमेशा कहते थे। स्टाफ रूम का दरवाजा एक बार फिर धड़ाक से खुला। एक पल के लिए तो हैरी को लगा कि डंबलडोर आए होंगे, परंतु जो प्रोफेसर अंदर आए थे वे डंबलडोर नहीं बल्कि लॉकहार्ट थे, और वे मुस्कुरा रहे थे। माफ कीजिए, जरा आंख लग गई। क्या हो गया? उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि बाकी टीचर्स उनकी तरफ ऐसे अंदाज में देख रहे थे जो नफरत से मिलता जुलता था। स्नेप आगे बढ़े। वे बोले, आखिरकार हमारे बीच वह आदमी आ ही गया जिसकी हमें जरूरत है। लॉकहार्ट, भयानक जानवर एक लड़की को उठाकर ले गया है। वह उसे रहस्यमय तहखाने के भीतर ले गया है। अब आपकी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। लॉकहार्ट का चेहरा पीला पड़ गया। यह सही है गिलरॉय, प्रोफेसर स्प्राउट बोली। पिछली रात को आप ही तो कह रहे थे कि आप पहले से ही जानते हैं कि रहस्यमय तहखाने का प्रवेश द्वार कहाँ है। मैं, लॉकहार्ट ने एकदम हड़बड़ा कर कहा। प्रोफेसर फिल्टविक ने सुरीली आवाज में कहा, हाँ, आपने मुझे भी तो बताया था कि आप यकीन के साथ जानते हैं कि इसके भीतर क्या था। क्या मैंने बताया था? मुझे याद नहीं आ रहा। स्नेप बोले, मुझे अच्छी तरह याद है आपने मुझसे कहा था कि आपको इस बात का अफसोस है कि हैग्रिड के गिरफ्तार होने से पहले आपको उस भयानक जानवर से जूझने का मौका क्यों नहीं मिला। क्या आपने यह नहीं कहा था कि पूरे मामले को गलत तरीके से संभाला गया था और आपको शुरू से ही इस मामले में पूरी छूट दी जानी चाहिए थी? लॉकहार्ट ने अपने सख्त चेहरे वाले सहयोगियों की तरफ घूरा। मैं सचमुच नहीं, आपने शायद गलत समझ लिया है। तो यह तय रहा, हम यह काम आप पर छोड़ते हैं गिलरॉय, प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा। यह काम करने के लिए आज रात का समय बहुत अच्छा रहेगा।
हम आपको वचन देते हैं कि आपके रास्ते में कोई नहीं आएगा। आप भयानक जानवर से अकेले ही मुकाबला करने में सक्षम हैं। अब अंततः हम आपको उससे अपने तरीके से निपटने की पूरी छूट देते हैं। लॉकहार्ट ने घबराकर चारों तरफ देखा, परंतु उनके बचाव के लिए कोई आगे नहीं आया। वे इस समय दूर दूर तक आकर्षक नहीं लग रहे थे। उनके होंठ कांप रहे थे और आमतौर पर नजर आने वाले उनके दांत दिखाऊ मुस्कान के ना रहने से उनकी ठुड्डी कमजोर दिख रही थी और वे दुबले नजर आ रहे थे। आखिरकार वे बोले, बहुत अच्छा, मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ और तैयारी करता हूँ। और वे कमरे से चले गए। ठीक है, प्रोफेसर मैगोनिगल बोली, जिनके नथुने फड़क रहे थे। इस तरह इससे तो पीछा छूटा। अब सारे हाउसों के प्रमुख जाएं और अपने विद्यार्थियों को बताएं कि क्या हुआ है। उन्हें बता दें कि हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस उन्हें कल सुबह उनके घर ले जाएगी। बाकी के लोग कृपया ये सुनिश्चित करें कि कोई विद्यार्थी हाउस के हॉल के बाहर ना रह गया हो। टीचर्स उठे और एक एक करके चल दिए। यह शायद हैरी के जीवन का अब तक का सबसे बुरा दिन था। वह, रॉन, फ्रेड और जॉर्ज गुरुद्वार के हॉल में कोने में एक साथ बैठे थे, परंतु एक दूसरे से कुछ भी कहने में असमर्थ थे। पर्सी वहां नहीं था। वह पहले तो मिस्टर और मिसेस वीजली को उल्लू भेजने गया और फिर उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। दोपहर पहले कभी इतनी लंबी नहीं लगी थी, न ही कभी गुरुद्वार का टावर इतना भीड़ भरा होने के बावजूद खामोश रहा था। सूर्यास्त के करीब फ्रेड और जॉर्ज से वहां बैठा नहीं गया, इसलिए वे अपने बिस्तरों पर चले गए। वह कुछ जानती थी हैरी, रॉन बोला। स्टाफ रूम के वार्डरोब में जब वे अंदर घुसे थे, उसके बाद रॉन का मुंह पहली बार खुला था। इसीलिए उसे भयानक जानवर ले गया। वह हमें जो बताने वाली थी, वह पर्सी के बारे में कोई मूर्खतापूर्ण बात नहीं थी। जरूर उसे रहस्यमय तहखाने के बारे में कोई बात पता चल गई थी, इसलिए उसे वहां। रॉन ने अपनी आंखें तेजी से मली। मेरा मतलब है, उसका खून तो शुद्ध है, कोई और कारण हो ही नहीं सकता। हैरी डूबते सूरज को देख रहा था, जो खून की तरह लाल रंग का था। यह उसका सबसे बुरा अनुभव था। पहले कभी उसे इतना बुरा महसूस नहीं हुआ था। काश वे कुछ कर सकते, कुछ भी। रॉन बोला, हैरी, क्या तुम्हें लगता है कि इस बात की जरा भी संभावना है कि वह जिंदा? हैरी नहीं जानता था कि क्या कहे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिनी अब तक जिंदा कैसे रह सकती थी। फिर रॉन ने कहा, क्यों ना हम एक काम करें। मैं सोचता हूँ कि हमें जाकर लॉकहार्ट से मिलना चाहिए। हमें जो मालूम है वह हम उन्हें बता देते हैं। वह तहखाने में घुसने की कोशिश करने तो जा ही रहे हैं। हम उन्हें बता देते हैं कि हमारे हिसाब से उनका प्रवेश द्वार कहाँ होना चाहिए, और यह भी कि वहां पर कालदृष्टि नाम का भयानक सांप रहता है। चूंकि हैरी के दिमाग में कुछ और करने का विचार नहीं आ रहा था, पर चूंकि वह कुछ तो करना ही चाहता था, इसलिए वह सहमत हो गया। उसके आसपास बैठे गुरुद्वार के बाकी विद्यार्थी इतने दुखी थे और उनके मन में वीजली भाइयों के लिए इतनी हमदर्दी थी कि जब वे उठे, कमरे के पार गए और तस्वीर के छेद में से निकलकर बाहर चले गए, तो किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जब वे लॉकहार्ट के ऑफिस में पहुंचे तो अंधेरा होने लगा था। अंदर से कई आवाजें आ रही थी। उन्हें खरोचने, उखाड़ने, ठोकने और तेज तेज चलने की आवाजें सुनाई दी। जब हैरी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर अचानक खामोशी छा गई। फिर दरवाजे में एक हल्की सी दरार दिखी और उन्होंने देखा कि लॉकहार्ट की एक आंख उसमें से बाहर झांक रही थी। ओह, पॉटर, वीजली, उन्होंने दरवाजे को थोड़ा और खोलते हुए कहा। मैं इस समय जरा व्यस्त हूँ, तुम लोग जल्दी से बता दो तुम्हें क्या कहना है। हैरी ने कहा, प्रोफेसर, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि इससे आपको मदद मिलेगी। लॉकहार्ट के चेहरे का जो हिस्सा उन्हें दिख रहा था वह बहुत परेशान सा था। अरे अच्छा, वैसे अगर ये बहुत जरूरी ना हो तो, मेरा मतलब है, अच्छा ठीक है। उन्होंने दरवाजा खोला और हैरी तथा रॉन अंदर घुस गए। उनका ऑफिस लगभग पूरी तरह से खाली था। दो बड़े संदूक फर्श पर खुले हुए पड़े थे। गहरे हरे, नीले तथा हर रंग के दुशाले जल्दबाजी में तय किए गए थे। दूसरे संदूक में किताबें अस्त व्यस्त तरीके से फेंकी गई थी। दीवारों पर जो तस्वीरें लगी थी वे अब डेस्क पर रखे बक्से में बंद थी। हैरी ने पूछा, आप कहीं जा रहे हैं? अच्छा, हाँ, लॉकहार्ट ने कहा। यह बोलते समय उन्होंने दरवाजे के पीछे से अपना आदमकद पोस्टर निकाला और उसे लपेटना शुरू किया। तत्काल बुलावा आया है, टाला नहीं जा सकता, जाना ही पड़ेगा। और मेरी बहन का क्या होगा? रॉन ने सख्त लहजे में पूछा। उस बारे में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
लॉकहार्ट ने कहा। एक ड्रॉअर खोलकर उसका सामान एक बैग में खाली करते हुए उनसे नजर चुराते हुए वे बोले, मुझसे ज्यादा अफसोस किसी को नहीं होगा। हैरी बोला, आप गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर हो। आप इस समय नहीं जा सकते जब इतनी सारी गुप्त चीजें यहाँ पर हो रही हैं। लॉकहार्ट ने अपने कपड़ों पर मोजे रखते हुए कहा, देखो, जब मैंने ये नौकरी की थी तो मुझे किसी ने नहीं बताया था कि मुझे इस तरह का काम भी करना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। हैरी ने अविश्वास से पूछा, आपके कहने का मतलब है आप डरकर भाग रहे हैं? उन सारे कारनामों के बाद भी जो आपने अपनी किताब में किए हैं? किताबें गुमराह कर सकती हैं, लॉकहार्ट ने नजाकत से कहा। हैरी चिल्लाया, परंतु उन्हें आप ही ने तो लिखा है। मेरे प्यारे बच्चे, लॉकहार्ट सीधे तनकर खड़े हुए और हैरी की तरफ त्योरियां चढ़ाकर देखते हुए बोले, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। अगर लोग यह सोचते कि मैंने वे सारे हैरतअंगेज कारनामे नहीं किए हैं तो मेरी किताबें आधी भी नहीं बिकती। कोई भी किसी बदसूरत बूढ़े आर्मेनियन जादूगर के बारे में नहीं पढ़ना चाहता, भले ही उसने किसी गांव को आदम भेड़िए से बचाया हो। यह पुस्तक के कवर पर भयानक दिखेगा, उसे कपड़े पहनने का सलीका नहीं होगा, और जिस जादूगरनी ने खतरनाक परी को भगाया था उसकी ठुड्डी पर बाल थे। मेरा मतलब है, इसे इस तरह से देखो। हैरी ने अविश्वास से कहा, तो आपने उन कारनामों का श्रेय लिया जो दूसरों ने किए हैं? हैरी, हैरी, लॉकहार्ट अपने सिर को अधीरता से हिलाते हुए बोले, यह इतना आसान नहीं था। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। मुझे उन लोगों को खोजना पड़ा, उनसे पूछना पड़ा कि उन्होंने वह काम किस तरह से किया। फिर मुझे उन पर याददाश्त भुलाने वाला मंत्र पढ़ना पड़ा ताकि उन्हें याद न रहे कि उन्होंने वह काम किया था। अगर कोई मंत्र है जिस पर मुझे गर्व है तो वह यह है कि मैं याददाश्त भुलाने वाले मंत्र बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। नहीं, यह आसान नहीं था, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ी। हैरी, यह सिर्फ किताबों पर ऑटोग्राफ देने या प्रचार के लिए फोटो खिंचवाने जितना आसान नहीं था। अगर आपको शोहरत चाहिए तो आपको लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लॉकहार्ट ने अपने संदूक बंद करके उन पर ताला लगाया। फिर वे बोले, अब क्या बचा है? मुझे लगता है सब कुछ हो गया। हाँ, बस एक चीज बची है। उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और हैरी व रॉन की ओर मुड़े। बहुत अफसोस है लड़कों, परंतु मुझे तुम पर भी याददाश्त बुलाने वाले मंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम लोग मेरे रहस्यों को सबके सामने चिल्लाते फिरो। तब तो मेरी एक भी किताब नहीं बिकेगी। हैरी का हाथ सही समय पर अपनी छड़ी तक पहुंच गया। लॉकहार्ट ने अपनी छड़ी मुश्किल से उठाई ही थी कि तभी हैरी गरजा, निरस्त्र भव। लॉकहार्ट धमाके के साथ पीछे जाकर अपने संदूक पर गिर गए। उनकी छड़ी उनके हाथ से छूटकर हवा में उड़ी, जिसे रॉन ने झेल लिया और खुली खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रोफेसर स्नेप को हमें यह नहीं सिखाना चाहिए था, हैरी ने गुस्से से कहा और लॉकहार्ट के संदूक को लात मारकर एक तरफ कर दिया। लॉकहार्ट उसकी तरफ देखते रहे और एक बार फिर कमजोर से दिखने लगे। हैरी ने अपनी छड़ी उनकी तरफ तान रखी थी। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? लॉकहार्ट ने मरी हुई आवाज में कहा। मैं नहीं जानता कि रहस्यमय तहखाना कहाँ है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लॉकहार्ट को छड़ी दिखाकर खड़े होने का इशारा करते हुए हैरी बोला। हम जानते हैं कि तहखाना कहाँ है और उसके भीतर क्या है। आओ चलें। उन्होंने लॉकहार्ट को उनके ऑफिस से बाहर निकाला और सबसे पास वाली सीढ़ियों के नीचे उतरते हुए अंधेरे गलियारे में ले गए, जहां दीवार पर संदेश चमक रहे थे। फिर वे मायूस मीना के बाथरूम के दरवाजे तक पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले लॉकहार्ट को अंदर भेजा। हैरी यह देखकर खुश हुआ कि लॉकहार्ट कांप रहा था। मायूस मीना आखिरी टॉयलेट में बैठी थी। हैरी को देखकर वह बोली, अच्छा तो तुम हो, इस बार तुम क्या चाहते हो? हैरी ने कहा, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी मौत कैसे हुई? मीना का पूरा हुलिया तत्काल बदल गया। वह ऐसे दिख रही थी जैसे उससे इस तरह का खुशनुमा सवाल पहले कभी नहीं पूछा गया था। वो भयानक हादसा था, वह मजे लेते हुए बोली। यहीं पर हुआ था, मैं इसी टॉयलेट में मरी थी। मुझे पूरी घटना अच्छे से याद है। मैं इसमें इसलिए छुपी थी क्योंकि ऑलिव हॉर्नबी मुझे मेरे चश्मे की वजह से चिढ़ा रही थी। दरवाजे पर चटकनी लगी थी और मैं रो रही थी, और फिर मैंने किसी के अंदर आने की आवाज सुनी। उसने कोई अजीब बात कही, मुझे लगता है किसी दूसरी भाषा में कुछ कहा था। जो भी हो, जिस बात में मुझे गुस्सा आया वह यह थी कि वह किसी लड़के की आवाज थी। मैंने इसलिए दरवाजा खोला ताकि उसे वहां से भगाकर लड़कों के टॉयलेट में भेज दूं, और फिर मीना गर्व से फूल गई और उसका चेहरा चमक रहा था। मैं मर गई। कैसे? हैरी ने पूछा। पता नहीं, मीना ने दबी आवाज में कहा।
मुझे तो बस इतना याद है कि मैंने दो बड़ी बड़ी पीली आंखों में देखा था। मेरा पूरा शरीर जकड़ सा गया। फिर मैं दूर तैरने लगी। उसने सब नीले नज़ारों में हैरी को देखा और फिर मैं दोबारा यहाँ वापस आ गई। मैंने ठान लिया था कि मैं ओलिव बार्नाबी को सताऊंगी। ओह, वह पूरी जिंदगी अफसोस करती रही कि उसने मेरे चश्मे की हंसी क्यों उड़ाई। हैरी ने पूछा, तुमने वे आंखें ठीक ठीक कहाँ देखी थी? वहीं कहीं पर, मीना ने अपने टॉयलेट के सामने वाले सिंक की तरफ अस्पष्ट इशारा करते हुए कहा। हैरी और रॉन जल्दी से उस तरफ गए। लॉकहार्ट उनके पीछे खड़ा था और उनके चेहरे पर दहशत के भाव थे। यह एक सामान्य सिंक की तरह दिख रहा था। उन्होंने इसकी बारीकी से जांच की, अंदर भी और बाहर भी। उन्होंने नीचे की पाइप की भी जांच की और फिर हैरी को एक चीज दिखी। तांबे के नल के पास एक छोटे सांप की तस्वीर थी। जब हैरी ने उस नल को चलाने की कोशिश की तो मीना ने उत्साह से कहा, वह नल कभी नहीं चलता है। रॉन ने कहा, हैरी कुछ बोलो, सर्प भाषा में कुछ बोलो। परंतु हैरी ने काफी सोचा। वह अब तक सर्प भाषा का सिर्फ तभी उपयोग कर पाया था जब उसके सामने असली सांप था। उसने छोटी सी तस्वीर को घूरा और यह कल्पना करने की कोशिश की कि यह सांप असली था। उसने कहा, खुल जाओ। उसने रॉन की तरफ देखा जिसने अपना सिर हिलाया। रॉन बोला, हिंदी। हैरी ने दोबारा सांप की तरफ देखा और अपनी पूरी कल्पना शक्ति से यह विश्वास करने की कोशिश की कि वह असली था। सिर हिलाने पर मोमबत्ती की रोशनी में उसे सांप हिलता हुआ दिख रहा था। उसने कहा, खुल जाओ। उसने कहा तो यही था, परंतु जो सुनाई दिया वह यह नहीं था। उसके मुंह से एक अजीब सी फुफकार निकली। तत्काल नल चमकदार सफेद रोशनी में नहा गया और घूमने लगा। अगले ही पल सिंक हिलने लगा। फिर सिंक नीचे धंस गया, नजरों से ओझल हो गया और उसकी जगह पर एक बड़ा पाइप दिखने लगा। यह पाइप इतना चौड़ा था कि उसमें आदमी भी आराम से फिसल कर जा सकता था। हैरी ने रॉन को हाँफ कर सांस लेते सुना और दोबारा ऊपर देखा। उसने फैसला कर लिया था कि वह क्या करेगा। वह बोला, मैं वहां नीचे जा रहा हूँ। जब उन्होंने तहखाने का प्रवेश द्वार खोज लिया था और जब तक इस बात की जरा सी भी, हल्की सी भी, दूर तक भी संभावना थी कि जिनी जिंदा हो सकती है, तो अब वह पीछे कैसे हट सकता था? मैं भी, रॉन ने कहा। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। अच्छा, तुम लोगों को मेरी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, लॉकहार्ट ने कहा और उनके चेहरे पर पुरानी मुस्कुराहट की छाया दिख रही थी। मैं बस, उसने अपना हाथ हैंडल पर रखा ही था, परंतु रॉन और हैरी दोनों ने अपनी छड़ियां उसकी तरफ मोड़ दी। तुम सबसे पहले अंदर जाओगे, रॉन गुर्राया। सफेद चेहरे वाला लॉकहार्ट खुले पाइप के पास गया। उसके पास छड़ी नहीं थी। बच्चों, वह मरी सी आवाज में बोला। बच्चों, इससे क्या फायदा होगा? हैरी ने उसकी पीठ पर अपनी छड़ी चुभोई। लॉकहार्ट ने अपने पैर पाइप में लटकाए। मैं सचमुच नहीं सोचता, उसने कहना शुरू किया, परंतु तभी रॉन ने लॉकहार्ट को धक्का दे दिया और वह फिसलता हुआ नजरों से ओझल हो गया। हैरी तत्काल उसके पीछे गया। उसने खुद को पाइप में धीमे से डाला और फिर छोड़ दिया। यह एक बहुत लंबी, कीचड़ भरी, अंधेरी फिसल पट्टी पर फिसलने की तरह था। अंदर बहुत से पाइप्स कई दिशाओं में शाखाओं की तरह निकल रहे थे, परंतु कोई और पाइप जितना बड़ा नहीं था। इस पाइप में कई मोड़ और घुमाव आए और फिर यह नीचे की तरफ सीधी ढाल में बदल गया। हैरी जानता था कि वह स्कूल के बहुत नीचे गहराई में चला जा रहा है, तहखानों से भी ज्यादा गहराई में। अपने पीछे उसे रॉन की आवाज सुनाई दे रही थी जो मोड़ों पर हल्का सा टकरा रहा था। और फिर जब वह चिंता करने लगा कि जमीन से टकराने पर क्या होगा, तभी पाइप समतल होने लगा और वह इसके सिरे से बाहर निकलकर घप्प की आवाज के साथ गिरा। वह पत्थर की अंधेरी सुरंग में गीले फर्श पर गिरा था। यह सुरंग इतनी ऊंची थी कि उसमें खड़ा हुआ जा सकता था। थोड़ी दूरी पर लॉकहार्ट खड़ा था। उसका पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ था और उसका चेहरा भूत की तरह सफेद दिख रहा था। हैरी एक तरफ खड़ा रहा और कुछ समय बाद रॉन भी पाइप से सरसराता हुआ बाहर आ गया। हैरी बोला, हम स्कूल के मीलों नीचे होंगे। उसकी आवाज उस काली सुरंग में गूंज रही थी। शायद झील के नीचे, रॉन ने अंधेरी और गंदी दीवारों पर नजर दौड़ाते हुए कहा। वे तीनों अंधेरे में आगे देखने के लिए मुड़े। प्रकाशित भवा, हैरी ने बुदबुदाकर अपनी छड़ी से कहा और उसमें रोशनी हो गई। चलो, उसने रॉन और लॉकहार्ट से कहा और वे चल पड़े। उसके कदम गीले फर्श पर जोर जोर से छप छप की आवाज करते जा रहे थे। सुरंग में इतना अंधेरा था कि उन्हें सिर्फ कुछ दूर तक का ही दिख रहा था। छड़ी की रोशनी में गीली दीवारों पर उनकी छायाएं भयानक दिख रही थीं।
जब वे सावधानी से आगे बढ़े तो हैरी ने धीमे स्वर में कहा, याद रखना, कोई भी हरकत नजर आए तो अपनी आंखें तत्काल बंद कर लेना। परंतु सुरंग कब्र की तरह शांत थी। उन्होंने जो पहली अप्रत्याशित आवाज सुनी वह थी एक जोरदार चरमराहट। रॉन किसी चीज पर चढ़ गया था जो बाद में चूहे की खोपड़ी निकली। हैरी ने फर्श पर देखने के लिए अपनी छड़ी नीचे की। वहां उसे जानवरों की छोटी छोटी हड्डियां बिखरी हुई दिखी। उसने बहुत कोशिश की कि वह कल्पना न करे कि जब जिनी उन्हें मिलेगी तो किस तरह दिख रही होगी। हैरी सबसे आगे चलने लगा और सुरंग में एक अंधेरे मोड़ पर मुड़ गया। हैरी, वहां पर कुछ है, रॉन ने हैरी का कंधा पकड़ते हुए भर्राई आवाज में कहा। वे पत्थर की तरह खड़े होकर देखते रहे। हैरी को सुरंग के पार किसी बड़ी और घुमावदार चीज की आकृति दिख रही थी जो स्थिर थी। शायद वह सोया होगा, उसने बाकी दोनों की तरफ देखते हुए धीमे से कहा। लॉकहार्ट ने अपने हाथ अपनी आंखों पर कसकर रख लिए। हैरी उस चीज की तरफ देखने के लिए पलटा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसके सीने में दर्द होने लगा। हैरी बहुत धीमे धीमे अपनी आंखें कम से कम खोलकर देखते हुए आगे बढ़ा। उसने अपनी छड़ी उठाकर रखी थी। छड़ी की रोशनी में एक दैत्याकार केचुली पर पड़ी। जहरीले हरे रंग की यह मुड़ी हुई केचुली सुरंग के फर्श पर पड़ी थी। जिस सांप ने केचुली छोड़ी थी वह कम से कम 20 फुट लंबा होगा। हे भगवान, रॉन हौले से बोला। अचानक उसके पीछे हरकत हुई। गिलरॉय लॉकहार्ट के पैर जवाब दे गए। उठो, रॉन ने तेजी से कहा और अपनी छड़ी लॉकहार्ट की तरफ कर दी। लॉकहार्ट उछलकर खड़ा हुआ, फिर उसने रॉन पर छलांग लगा दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। हैरी आगे की तरफ कूदा, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। लॉकहार्ट हाँफते हुए तनकर खड़ा हो गया। रॉन की छड़ी अब उसके हाथ में थी और एक बार फिर उसके चेहरे पर चमकती मुस्कुराहट नजर आ रही थी। वह बोला, तुम्हारा खेल यहीं खत्म होता है बच्चों। मैं इस केचुली का कुछ हिस्सा स्कूल में ले जाऊंगा और सबसे कहूंगा कि बच्ची को बचाने में मुझे जरा सी देर हो गई और उसके बुरी तरह क्षतिग्रस्त शरीर को देखकर दुर्भाग्य से तुम्हारी याददाश्त चली गई। अपनी याददाश्त को अलविदा कह दो। उसने रॉन की सेलो टेप लगी छड़ी अपने सिर के ऊपर उठाई और चिल्लाया, विस्मृत भव। छड़ी में से किसी छोटे बम की तरह धमाका हुआ। हैरी ने अपने हाथ अपने सिर के ऊपर रख लिए और दौड़ लगा दी। वह सांप की केचुली की कुंडलियों पर फिसलता हुआ आगे भाग रहा था। वह सुरंग की छत से गिरते बड़े पत्थरों से दूर जा रहा था जो फर्श पर धड़ाधड़ गिरते जा रहे थे। अगले ही पल वह टूटी चट्टान की ठोस दीवार को देखता हुआ अकेला खड़ा था। रॉन, वह चिल्लाया, तुम ठीक तो हो रॉन? मैं यहाँ हूँ, चट्टान के पीछे से रॉन की दबी हुई आवाज आई। मैं तो ठीक हूँ, परंतु यह आदमी ठीक नहीं है। उसके मंत्र से उसकी खुद की याददाश्त चली गई है। एक हल्की धम्म और जोरदार आह की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे रॉन ने लॉकहार्ट के पैर पर लात मार दी हो। रॉन हताशा भरे स्वर में बोला, अब क्या करें? हम पार नहीं जा सकते, इसमें सदियां लग जाएंगी। हैरी ने सुरंग की छत की तरफ देखा। उसमें कई बड़ी बड़ी दरारें उभर आई थी। उसने पहले कभी जादू से इन चट्टानों जितनी बड़ी चीज को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। वैसे भी ऐसी कोशिश करने के लिए यह समय ठीक नहीं था। यह भी हो सकता है कि पूरी सुरंग ही धंस जाए। चट्टानों के पीछे से धम्म तथा आग की आवाजें आईं। वे समय बर्बाद कर रहे थे। जिन्हीं कई घंटों से रहस्यमय तहखाने में थी। हैरी जानता था कि सिर्फ एक ही रास्ता था जिससे काम बन सकता था। वह रॉन से बोला, वहीं इंतजार करो, लॉकहार्ट के पास ठहरो, मैं आगे जाता हूँ। अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं आया तो? इसके बाद एक बहुत ही अर्थपूर्ण विराम था। मैं चट्टानों को थोड़ा खिसकाने की कोशिश करूंगा, रॉन बोला। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आवाज को सामान्य बनाए रखने की बहुत कोशिश कर रहा था, ताकि तुम वापस लौटकर इसमें से आ सको। और हैरी, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हैरी अपनी कांपती आवाज में थोड़ा आत्मविश्वास भरने की कोशिश करते हुए बोला और फिर विशाल सर्प की केचुली को पार करता हुआ वह अकेला ही आगे चल दिया। कुछ समय तक तो हैरी को रॉन की चट्टाने खिसकाने की आवाज सुनाई दी, परंतु थोड़ी देर बाद उसे आवाजें सुनाई देना भी बंद हो गई। सुरंग में मोड़ पर मोड़ आते रहे। हैरी के शरीर की नस नस दुख रही थी। वह चाहता था कि सुरंग खत्म हो जाए, परंतु साथ ही उससे डर भी रहा था जिससे सुरंग खत्म होने पर उसकी मुठभेड़ होगी। और फिर आखिरकार जब वह एक और मोड़ पर मुड़ा तो उसने अपने सामने एक ठोस दीवार देखी। इस पर 2 गुत्थे हुए सांप उकेरे गए थे जिनकी आंखें बड़े चमकदार पन्नों से बनी थी। हैरी पास गया। उसका गला बुरी तरह सूख रहा था। यह कल्पना करने की जरूरत नहीं थी कि यह पत्थर के सांप असली हैं
क्योंकि उनकी आंखें अजीब तरह से सजीव लग रही थीं। हैरी ने अंदाजा लगा लिया कि उसे क्या करना होगा। जब उसने खंखार कर अपना गला साफ किया तो पन्ने की आंखें हिलती नजर आईं। खुल जाओ, हैरी ने धीमे से फुफकारते हुए कहा। सांप अलग अलग हो गए और दीवार खुल गई। दीवार के दोनों हिस्से ओझल हो गए और सिर से पैर तक कांपता हुआ हैरी अंदर चला गया।